बाय एडजेक्टिव क्लॉज। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, यानी कि ये तीन डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। तो नाउन क्लास से सेंटेंस कैसे जोड़े जाते हैं पढ़ चुके हैं, अब हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एन एडजेक्टिव क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adjective। यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, यानी खुद में एक सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। अब बात आती है किन सेंटेंसेस में हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करें। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज का जब प्रयोग होता है तो जब एक सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में तब रखा जाता है जब वह दूसरे सिंपल सेंटेंस के किसी नाउन को एडजेक्टिव की भांति क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बाउट अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। तो जो सेकंड सेंटेंस है पहले सेंटेंस कि नाउन वॉच को पूरा सेंटेंस क्वालिफाई करता है, यानी कि इस वॉच की क्वालिटी जो है ये दूसरा सेंटेंस फुल है। तो ऐसे कंडीशन में हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है किसी एक सेंटेंस के किसी एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरा सेंटेंस एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी होता है, तो हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब द्वारा बनाते हैं। तो शी हैज बाउट द वॉच विच, इसकी जगह विच रख दिया हमने, इस वॉच की जगह, गिव्स द करेक्ट टाइम। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस बना शी हैज बाउट अ वॉच विच गिव्स द करेक्ट टाइम, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एडजेक्टिव क्लॉज बना। और विच गिव्स द करेक्ट टाइम ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। सेकंड सेंटेंस देखें, दिस इज द हाउस आई वॉज बॉर्न हेयर, यहां मैं पैदा हुआ। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये इस हाउस की विशेषता है, इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे में, और हेयर की बात कर रहा तो स्थान की बात कर रहा है, तो दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो समझ गए होंगे कि हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग के द्वारा इनको बनाएंगे और तभी प्रयोग करेंगे जब पहले सेंटेंस या किसी एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का दूसरा सेंटेंस जो है एक क्वालिटी होता है, क्वालिफाई करता है। कैसे बनाए जाते हैं? तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। हु जो कि सब्जेक्ट का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है, हुज पजेसिव केस में काम करता है, हु का अर्थ होता है जो, हुम का अर्थ होता है जिसे, यहाँ हुम का अर्थ होता है जिसे, और हुज का अर्थ होता है जिसका। ये हु जो है आपका व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हु, हुम, हुज को हम व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे और विच वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ भी जो निकलता है, और दैट जो है व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका भी अर्थ जो निकलेगा, और व्हाट का भी प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ भी जो निकलता है, ये वस्तु के लिए प्रयोग होता है। दूसरी तरफ रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। वेयर स्थान के लिए प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ जहां निकलेगा, व्हेन का प्रयोग समय के लिए करेंगे जिसका अर्थ जब होगा, वाई जिसका अर्थ क्यों होता है, कारण के लिए प्रयोग करेंगे। तो यानी कि इन रिलेटिव
प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हम करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब प्रयोग किया जाता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी पूर्ववर्ती कहते हैं। अभी आपने देखा कि ये जो हाउस है, तो इस हाउस के लिए हमने वेयर प्रयोग किया, तो हाउस इस वेयर का एंटीसीडेंट हुआ। इस वॉच के लिए हमने विच प्रयोग किया, तो वॉच आपका एंटीसीडेंट है और विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब अपने एंटीसीडेंट के लिए प्रयोग होते हैं, जिसके लिए प्रयोग होते हैं, ये जो शब्द होता है जिसके लिए प्रयोग हुए हैं वो एंटीसीडेंट कहलाता है, पूर्ववर्ती कहलाता है, और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा या रिलेटिव एडवर्ब होगा। तो ये बात समझ गए कि जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब प्रयोग किया जाता है वह उसका एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती कहलाता है। एक बात तो समझ गए कि पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, एंटीसीडेंट किसे कहते हैं। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब को एंटीसीडेंट के तुरंत बाद ही प्रयोग किया जाता है। और एक चीज लिखना भूल गए, वही कि जो एंटीसीडेंट का पर्सन और नंबर होगा वही रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन और नंबर कहलाता है। यानी कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट एक वचन है तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑटोमेटिकली एक वचन कहलाएगा, और एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुवचन या प्लूरल कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं। द बॉय केम हेयर इज माई सन। तो द बॉय की बात हो रही है, ही इज माई सन या हु केम हेयर, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो द बॉय हु केम हेयर इज माई सन, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और ये पूरे इस बॉय की क्वालिटी हो गई। आई गेव हिम अ पेन, द पेन वॉज वेरी चीप। तो द पेन वॉज वेरी चीप इस पेन की क्वालिटी है, तो हम पेन के अगले हु लिख देंगे या विच लिख देंगे, यानी कि वस्तु के लिए हम विच लिखेंगे और व्यक्ति के लिए हु हुम हुज लिखेंगे। तो पेन वस्तु है तो विच लिखेंगे। तो आई गेव हिम अ पेन विच वॉज वेरी चीप। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो नेचुरल है कि जिसके लिए प्रयोग होते हैं वो चीज रिप्लेस हो जाती है। द बुक वॉज स्टोलन, आई बॉट इट यस्टरडे। तो ये आई बॉट इट यस्टरडे ये पूरी बुक की विशेषता है। द बुक के लिए हमने क्या किया, दैट लगाया, दैट अबाउट यस्टरडे वॉज स्टोलन। when does the train arrives, I do not know the time। तो ये द टाइम के लिए पूरा सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है। तो आई डू नॉट नो द टाइम, बस द टाइम के लिए, फिर when the train will arrive। A fox once met a lion, the fox had never seen a lion before। तो इसमें पूरा जो सेंटेंस है आपका फॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसी के आगे हु लगाएंगे, द फॉक्स, दैट भी लगा सकते हो, अ फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर मेट हिम। शी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, दिस इज द सेफ। तो सेफ की पूरी सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है, तो दिस इज द सेफ वेयर शी कैप्स हर ऑर्नामेंट। द cottager and his wife had a hen, the hen laid an egg, the egg was golden। तो देखिए ये hen को क्वालिफाई कर रहे हैं ये सेंटेंस, और ये सेंटेंस जो है ये एग को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या किया गया है, द cottager and his wife had a hen। कौन सी hen थी,
विच लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी रेनर मार्टिन की है। तो रेनर मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 97 है, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा बनानी है। तो देखिए बनाते हैं। द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट। पिछली रात चोरी हुई। द मैन हैज बीन कॉट। वो व्यक्ति पकड़ा गया। तो कौन सा व्यक्ति पकड़ा गया? तो नेचुरल है कि इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। तो वो व्यक्ति जिसने थेफ्ट का कमिटेड किया, तो हम इस व्यक्ति के आगे द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट ये लिख देंगे। तो हैज बीन कॉट, पकड़ा गया। तो ये जो सेंटेंस है इस प्रकार हम इसको रीराइट करके एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा बना देंगे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। देखिए बाकी और तरह से नहीं बनेगा, हु लगा, जैसे द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है और यहाँ पर थेफ्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, ना कि थीप को। तो इसलिए हम यहाँ पर हु कमिटेड, तो इसमें हम साधारण सा वाक्य बनाएंगे, यानी कि एक्टिव में बनाकर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि हु द मैन जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हु चाहिए और सब्जेक्ट थीप है, तो इसलिए थेफ्ट यहाँ पर नहीं आ सकता। इसलिए हमको एक्टिव में बनाकर प्रयोग करना पड़ेगा। द फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ठीक। अब दूसरा जो सेंटेंस है ये वाला, ये इस लैटिन लैंग्वेज को जो है क्वालिफाई कर रहा है। क्या है? लैटिन वाज वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप। तो कहने का अर्थ है ये जो लैटिन की जो क्वालिटी है, हम लैटिन के आगे विच लगा कर रख देंगे। तो यही किया गया है। द फ्रेंच एंड इटालियन लैंग्वेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। विच, यानी कि विच लगा करके हम पूरा सेंटेंस को लिख देंगे। विच वॉज वंस इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप। सेकंड देखते हैं। द टाइम वॉज 6 o'clock। द एक्सीडेंट हैपेंड देन। तो टाइम की बात हो रही है। द एक्सीडेंट हैपेंड देन, देन बता रहा है उस समय, यानी कि उस समय। तो टाइम की विशेषता है पूरा सेंटेंस ये वाला, तो हम टाइम के आगे लिख देंगे द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। ये पूरा सेंटेंस यहाँ आ गया है, वॉज 6 o'clock। फोर्थ देखते हैं। यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ लेटली, कैन यू टेल मी द रीज़न। तो कैन यू टेल मी द रीज़न, इस रीजन को क्वालिफाई कर रहा है पूरा सेंटेंस। तो रीजन होगा तो हम वाई लिखेंगे, और वो भी इस रीजन के आगे लिख देंगे वाई, और ये सेंटेंस हम रीराइट कर देंगे। तो कैन यू टेल मी द रीज़न वाई यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ लेटली। अगला सेंटेंस है। ही हैज मैनी प्लान्स फॉर अर्निंग मनी क्विकली, ऑल ऑफ देम हैव फेल्ड। तो ऑल ऑफ देम क्या मतलब? ऑल ऑफ देम का मतलब सारी प्लान्स। तो ऑल ऑफ देम का मतलब ऑल द प्लान्स। प्लान्स की बात हो रही है, क्योंकि हम देम नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास नाउन होता है तब। तो ऑल द प्लान्स, भाई ये ऑल ऑफ देम का मतलब ऑल द प्लान्स की ही तो विशेषता है पूरा सेंटेंस। तो ही हैज मैनी प्लान्स फॉर अर्निंग मनी क्विकली, यही उसके प्लान्स थे। तो ऑल द प्लान्स विच ही हैज अर्निंग फॉर मनी क्विकली, ये इसकी क्वालिटी है, हैव फेल्ड। अ लायन वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ही डिस्पाइज द वीकनेस ऑफ द माउस। तो द लायन हु वॉज प्राउड ऑफ हिज हेल्थ, ये उसकी विशेषता है, और अगला सेंटेंस हम इसको जोड़ देंगे। द लायन हु वॉज प्राउड ऑफ हिज हेल्थ, हिज स्ट्रेंथ, डिस्पाइज्ड द वीकनेस ऑफ द माउस। आसान होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, बहुत कठिन नहीं होते। द ग्रेप्स हंग ओवर द गार्डन वॉल, द फॉक्स सॉ द ग्रेप्स। तो ग्रेप्स की पूरा सेंटेंस विशेषता है, तो ग्रेप्स के आगे विच लिखेंगे, लिखकर बना देंगे। द फॉक्स सॉ द ग्रेप्स विच हंग ओवर द गार्डन वॉल। दैट इज द स्कूल आई वॉज टॉट देयर। तो देयर लगाकर, तो वेयर लगाकर बना देंगे स्कूल की विशेषता को। तो दैट इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट।
ही यू पुट इट समवेयर, शो मी द प्लेस। तो द प्लेस के लिए समवेयर आया है, यानी कि वेयर लगा देंगे इसके अगले और ये पूरा सेंटेंस लिख देंगे। तो यू शो मी द प्लेस वेयर यू पुट इट। मिस्टर माई ट्रेवलिंग कंपेनियन वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन। ये ओल्ड जेंटलमैन का दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस विशेषता है। हिज नेम इज मिस्टर हक, आई मेट हिम इन वसरा। तो आई वॉज माई ट्रेवलिंग कंपेनियन वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन बाई नेम मिस्टर हक। इन्होंने हु नहीं लगाया है, बस हु बाद में लगाया है। हुम आई मेट इन बसरा। ठीक है, तो ये थे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज। उम्मीद कर रहे पसंद आए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।